दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। इन तीनों वर्गों का हक इस ब्राह्मणवाद व्यवस्था के तहत ध्वस्त कर दिया। संविधान को मानने को कतई दोनों लोग तैयार नहीं। क्यों नहीं किसी बैकवर्ड समाज से बनता है, दलित समाज से क्यों नहीं प्रोफेसर बन पा रहा है? एक वर्ग का कब्जा, चाहे वो मीडिया पर हो गया हो, प्रशासन में हो गया हो, आईएएस आईपीएस की नौकरियों में हो गया हो, प्रोफेसर की नौकरियों में हो गया है, न्यायालय वर्ग में हो गया है। चिराग पासवान की क्या मजबूरी है, जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी है, नीतीश जी की, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है, अपने आका को खुश करने के लिए ये सारे अपने समाज को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, उनकी बोलती अगर बंद हो गई हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह। जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के शासन में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है और जो शोषित दलित वंचितों का घर जो उजाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा बिगुल फूंका जाएगा। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और खासकर जो सोशल मूवमेंट है, जो शोषित वंचित समाज के जो मुद्दे हैं उस पर बारीक नज़र रखने वाले अनिल पटेल साहब हैं। आप सब जानते हैं अनिल चौधरी जी को। यूजीसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी इनकी भूमिका थी। और मार्च में जो राजनीति के रसायन शास्त्री हैं, मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने साइकिल से भारत की राजनीति बदल दी, उनके लेकर एक सामाजिक बड़ा आंदोलन भी शुरू करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? यूजीसी का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पटना में, और अब देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन टीवी अखबार पर लोग बैठ के कह रहे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग, कि नहीं, ऐसा कुछ जातिवाद है ही नहीं इस देश में। उल्टे खासकर जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज के लोग पीड़ित हैं। देखिए, ये वही लोग कह रहे हैं जो भारत पर पहले भी राज किए हैं और भारत में बहुजनों को जिन्होंने गुलाम बना के रखा। आज कहीं ना कहीं फिर उनकी मंशा यही है कि हम इस बहुजन समाज को, वंचित समाज को, जो सामाजिक रूप से वंचित है, शोषित है, उस पूरे वर्ग को ये आज भी उसी नज़र से देखते हैं। और कहने में थोड़ी ये है कि नहीं, हम तो आज बराबरी के हक पा रहे हैं, लेकिन बराबरी का हक किन्हें मिला है? बहुजन समाज से अगर कुछ ताकतवर लोग निकल गए तो अपनी बदौलत निकल गए, अदरवाइज आज भी तो हम रोज दिन देखते हैं कि घोड़ी पर चढ़ने के लिए कहीं मार हो रहा है, कहीं मूछ टाइट कर दिया उसके लिए मार हो रहा है, कहीं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया इसके लिए मार हो रहा है। तो ये बराबरी का दर्जा और ये कहाँ आज ही ब्राह्मणवाद खत्म हो गया है? नहीं, लेकिन ये जो यूजीसी गाइडलाइंस आई थी, अब जो ये तो मोटा जातिवाद है जो आपने कहा, ये तो टीवी अखबार भी दिखाता है। ये जो महीन जातिवाद है, जो जिसके लिए आप कंप्लेन ही नहीं दर्ज, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको मैनिपुलेट किया जाता है, नंबर काट लिए जाते हैं। अभी देखिए, अभी एक खुद भारत सरकार ने जवाब दिया है कि सिर्फ 10% के आसपास SC ST OBC जो हैं वो IAS IFS और IPS है, जबकि रिजर्वेशन के हिसाब से कम हो गया 90 से मंडल कमीशन लागू है 92 से, उस हिसाब से कम 49% भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो नए तरीका, जब पहले क्या हुआ नहीं हुआ, ये जो नए तरीके का जातिवाद है, जिसमें आपको पावर सेंटर्स में आने ही नहीं देंगे, मीडिया में नहीं आ सकते हैं आप, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में नहीं है, ठेकेदारी में नहीं है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उनको वही सब पुराना, आप तो सब पानी पी रहा है, आपको गले में मटकी झंडा लगा रहा है। आपने देखा एक ब्राह्मण समाज की यूट्यूबर कैसे चीख के कह रहे थे कि और पानी पिलाऊं और पानी पिलाऊं। तो वो लोग कह रहे हैं कि पुराना जातिवाद का जो मॉडल था वो खत्म हो गया, वो नए वाले पर तैयार नहीं है मानने के लिए, जो नया जातिवाद का मॉडल है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो छत्रपति साहू जी महाराज जो देश को देना चाहते थे, 1902 में पहला आरक्षण, 1902 में पहला आरक्षण जो देना चाहते थे, बाबा साहब ने जिस पर मुहर लगा दिया, और पिछड़ों को तो नहीं, लेकिन दलितों के लिए एक आरक्षण का वर्ग उन्होंने रास्ता खोला, आदिवासियों के लिए रास्ता खोला। लेकिन कांग्रेस की राज रही हो या भारतीय जनता पार्टी की राज रही हो, इन दोनों ही राज्यों में
जो दोनों ने केंद्र पर जो राज किया, दोनों ने ही शोषित, ये जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है, इन तीनों वर्गों का हक इस ब्राह्मणवाद व्यवस्था के तहत ध्वस्त कर दिया। और बाबा साहब को लाख ये लोग माला चढ़ा दिए, उनके संविधान लागू के लिए तैयार मूर्तियों नहीं पर नहीं, मूर्ति पर बहुत माला चढ़ाया है ये। लेकिन केवल और केवल दिग्भ्रमित करने के लिए, संविधान को मानने को कतई दोनों लोग तैयार नहीं है। किताब लेकर संविधान के लाख घूम लें, लेकिन मुझे तो भरोसा नहीं है। और हम अपने शोषित दलित वंचित समाज से भी कहना चाहते हैं कि ये दोनों वर्ग जो है, दोनों जो शासक वर्ग हैं, जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों पर कभी भी विश्वास करने की जरूरत नहीं। ये दोनों लोग हमारे जो शोषित दलित वंचित समाज है, इसको ठगने का काम किए हैं। आप आज जो कह रहे हैं केवल हमारे जुडिशरी की बात नहीं है। आप प्रोफेसर के शिक्षा के में जाकर देखिए कौन लोग हैं, प्रोफेसर कौन बनते हैं, क्या मापदंड है। क्यों नहीं किसी बैकवर्ड समाज से बनता है, दलित समाज से क्यों नहीं प्रोफेसर बन पा रहा है? उनकी संख्या लेकिन वो कह रहे हैं कि लगभग मेरिट नहीं है इन लोगों में। अब तो बराबर मौका है सबको पढ़ने लिखने का, मेरिट ही नहीं है इनमें। अब मेरिट का क्राइटेरिया क्या वो फिक्स करेंगे, वो तय करेंगे? मेरिट का क्राइटेरिया कौन सी परीक्षा में तय होगी? ये जो एकल सिस्टम जो ये कर रहे हैं कि बिना इंटरव्यू, बिना ये सिंगल पोस्ट निकाल रहे हैं और वहाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो इससे तो मेरिट कभी नहीं आएगी। जो सिस्टम पहले था उसी सिस्टम से ये चलते रहेंगे। क्यों नहीं इसकी परीक्षाएं हो पा रही है? क्यों नहीं इसके लिए किसी कमीशन से बहाली हो पा रही है? तो ये वही कारण है कि अगर इन बहालियों में इसी तरह का इनके लिए आरक्षित रहेगा, इन ब्राह्मणवाद व्यवस्था के लिए आरक्षित रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा वर्ग कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सब जो है वो ब्राह्मण समाज का अपमान है। देखिए, हमने तो देखा अभी कि एक ब्राह्मण क्या आया, एक सीरीज आया, अच्छा, घुसखोर पंडित बदलवा दिया नाम उन लोगों ने। तो इन्होंने तुरंत उसका नाम बदलवा दिया। लेकिन वही किसी दलित समाज के नाम पर अगर कोई हो, पिछड़े समाज की जाति के नाम पर हो, तो कहाँ बदलाव होता है? अब वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन OBC का खत्म होना चाहिए। देखिए, ये उनकी शासन है, अभी वो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या हमारा वर्ग, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, क्या उसे आज तक संविधान के माध्यम से बाबा साहब जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच पाया? उन झोपड़ियों में आज भी देखने की जरूरत है कि उन माँओं का आंसुओं को पोंछने वाला कौन है, उनके बेटों को स्कूल में पढ़ाने वाले कौन हैं? क्या आज भी उनके बेटे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं? ये आपने तो कोशिश की और लगातार कर भी रहे हैं, मीडिया हाउसेस भी चला रहे हैं। क्या बीकर से क्योंकि सारी लड़ाइयाँ टीवी अखबार में जनरल कैटेगरी का प्रोटेस्ट दिखा, चीफ जस्टिस ने 1 घंटे में स्टे लगा दिया। याचिका आई, 1 घंटे की हेयरिंग हुई, स्टे लग गया। क्या ये जो SC/ST OBC के समाज को अपना कम्युनिकेशन सेंटर भी डेवलप करना चाहिए, मीडिया खासकर? देखिए, हमारा मानना है कि OBC समाज, SC/ST समाज को निश्चित रूप से अपनी बातों को समाज में, पूरे भारत में बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से एक वर्ग का कब्जा, चाहे वो मीडिया पर हो गया हो, प्रशासन में हो गया हो, IAS IPS की नौकरियों में हो गया हो, प्रोफेसर की नौकरियों में हो गया है, न्यायालय वर्ग में हो गया है, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारे शोषित दलित वंचित समाज को जागृत होने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि जो सरकारें हमें हमारा हक नहीं दे पाएंगी, हमारे 90% के हक को जो मारी कर रही है, हमारा खा रही है, उन सरकारों को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। एक जो मौजूद सवाल बनता है, चूँकि भारत में लोकतंत्र है, वोट से ही सारा रास्ता निकलता है। देखा गया कि UGC गाइडलाइंस आने पर जनरल कैटेगरी के हर नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे कोई पार्टी हो, उन्होंने एकजुटता दिखाई, बोले।
ये एकजुटता दलित, पिछड़े और खासकर ओबीसी में नहीं दिख रहा है। उनके नेता क्या लग रहा है कंफर्ट जोन में चले गए हैं? देखिए, हमारे जो नेता हैं, जिनको चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो या क्षेत्रीय पार्टी में हो, वो बहुत ही कंफर्ट जोन में चले गए हैं और उनको लगता है कि जो उनके आका हैं, अगर आका हमारे नाराज हो जाएंगे तो हमारी गद्दी चली जाएगी। अपने आका को किसी भी परिस्थिति में नाराजगी नहीं देखना है, और नाराजगी होने से हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाए, हमारा समाज अगर भाड़ में जा रहा है जाए, हमारी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। हम तो कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी को क्या मजबूरी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्या यूजीसी के लिए एक रामविलास जी स्टैंड लेते थे? SC/ST एक्ट पर रामविलास स्टैंड लिया जी स्टैंड जरूर लेते थे, जरूर अपनी बातों को कहते थे और अपने समाज के लिए चिंतित रहते थे। उनका अगर लोकसभा के अंदर का भाषण सुनिए तो आज भी हम लोग को याद आता है, उनके भाषण को सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा एक नेता लोकसभा में कैसे अपनी बातों को शरद रखता था, यादव हो, लालू राज्यसभा यादव में हो। कैसे अपनी बातों को रखता था, लालू यादव जी कैसे हमारी बातों को रखते थे। जवानी में तो नीतीश कुमार भी सामाजिक न्याय की बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार जी की बातों को नहीं कर सकता हूं, चूंकि एक संवैधानिक पद पर, बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठ करके जो व्यक्ति बिहार की दुर्दशा और यूजीसी जैसे कानून को खत्म होते हुए देखा और उसके पक्ष में एक लाइन नहीं बोला, उस ऐसे व्यक्ति के बारे में जबकि मंडल कमीशन के समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा उन्होंने। हम वही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को चिराग पासवान की क्या मजबूरी है, जीतन राम मांझी की क्या मजबूरी है, नीतीश जी की, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है, तेजस्वी यादव भी इस पर प्रखर रूप से नहीं पार्टी बोल बोल पाए। रही है, उनकी पार्टी लेकिन बोल रही तेजस्वी यादव खुद सामने आकर के कोई स्टैंड इस पर नहीं दे पाए। तो हम तमाम इन नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, और विशेषकर तेजस्वी यादव निश्चित रूप से विपक्ष में है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आरएसएस के लोग हैं वो। लेकिन यूजीसी पर तो कांग्रेस के भी सवर्ण नेता बोल रहे थे, यहाँ तक कि रीजनल पार्टियों के भी जो सपा बसपा आरजेडी के सवर्ण नेता थे, उनकी भी एकजुटता थी। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अपने आका को खुश करने के लिए ये सारे अपने समाज को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं, और जो बाबा साहब ने, जिन्हें आरक्षण के बल पर जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, उनकी बोलती अगर बंद हो गई हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत। आपको लोग, मतलब आप लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लोग एक विकल्प के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। क्या अगली रणनीति है आपकी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी का एक अंग था बिहार के अंदर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद काफ़ी सलाह मशविरा अपने लोगों से, अपने साथियों से करने के बाद अब हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि एक सामाजिक संगठन बनाएंगे, और निश्चित रूप से उस सामाजिक संगठन को बनाकर बिहार में एक नया धार देंगे, और बिहार में जो कुरीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के शासन में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, और जो शोषित दलित वंचितों का घर जो उजाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा बिगुल फूंका जाएगा, और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बाबा साहब का सुंदर जो सपना था, उस बिहार को बनाने के लिए, जगदेव बाबू का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सभी काम करके बिहार को सबसे आगे बनाएंगे। तो ये अनिल चौधरी हैं, इनको बिहार का साहू जी महाराज भी कहा जाता है। सोचिए, जिस यूजीसी को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर बहस हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी के काबिल कैसे होंगे? जिस आरक्षण के कंसेप्ट को 1902 में साहू जी महाराज ने लागू किया था, बिहार के साहू जी महाराज कहे जाते हैं अनिल चौधरी जी, और वो लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ते फिरते रहे हैं। अब आगे उन्होंने तय किया है कि वो एक बड़ा सामाजिक आंदोलन, मूवमेंट जो है वो खड़ा करेंगे। बहुजन समाज के रिपोर्टिंग करते करते मुझे भी ये महसूस होता है कि समाज को अब वक्त आ गया है कि वो सड़क का नेता चुने, जो संसद में उनकी आवाज़ बने, क्योंकि अब न कोई संसद में शरद यादव है, न कोई रामविलास पासवान है, न कोई लालू यादव है। क्या बहुजन समाज को अब नए नेताओं की ज़रूरत है जो सड़क से निकला हो? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने। धन्यवाद।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।